नमस्कार। आज हम भारतीय काव्य शास्त्र पर कुछ चर्चाएँ करेंगे। तो भारतीय काव्य शास्त्र पर कुछ बातें आपके सम्मुख रखना चाहती हूँ। देखिए, भारतीय काव्य शास्त्र या संस्कृत काव्य शास्त्र, संस्कृत आचार्यों द्वारा लिखा गया है एक काव्य शास्त्रीय नियम या काव्य का शास्त्र, इसलिए हम उसे संस्कृत काव्य शास्त्र भी कहते हैं। भारत ने अत्यंत प्राचीन काल में ही 3 क्षेत्रों में अत्यंत महती साधना की है। वे हैं धर्मशास्त्र, दर्शन शास्त्र और काव्य शास्त्र। भारतीय काव्य शास्त्र अन्य 2 शास्त्रों के समान ही भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा भी अत्यंत प्राचीन है। देखिए, काव्य शास्त्र में 2 शब्द हैं, एक काव्य, दूसरा शास्त्र, यानी काव्य का शास्त्र या काव्य के लिए शास्त्र। काव्य शब्द साहित्य वाङ्मय के लिए प्रयुक्त होता था, क्योंकि उन दिनों काव्य ही यानी कविता लिखी जाती थी, काव्य लिखा जाता था। इसलिए साहित्य के लिए या साहित्य शब्द के जो पर्यायवाची शब्द ही है काव्य, इसलिए हम काव्य शब्द को साहित्य वाङ्मय के लिए प्रयुक्त होता था, ऐसा मैंने कहा है। अतः यह साहित्य शास्त्र भी है। उसे अलंकार शास्त्र, काव्य क्रियाकल्प, काव्य रीति, कवि शिक्षा आदि भी कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, कवयतीति कवि तस्य कर्म काव्यम, अर्थात जो कवि का कर्म है वही काव्य है। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में, उनका ग्रंथ है काव्य प्रकाश, अपने ग्रंथ में काव्यम लोकोत्तर वर्णन निपुण कवि कर्मम कहकर कवि के कर्म को ही काव्य माना है। दूसरी ओर शास्त्र शब्द का अर्थ है व्यवस्थित विवेचन। तो हम कह सकते हैं कि काव्य की व्यवस्था करने के लिए, उसके नियम निर्धारण करने वाला, सिद्धांत निरूपित करने वाला शास्त्र ही काव्य शास्त्र है। इस प्रकार का सिद्धांत निरूपण, विवेचन या समीक्षण बुद्धि एवं तर्क के सहारे से ही किया जाता है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो काव्यालोचन यानी काव्य की आलोचना या काव्य या साहित्य की समीक्षा, उसके सैद्धांतिक रूप को ही काव्य शास्त्र कहलाता है। यदि मैं उदाहरण स्वरूप एक बात बताऊं कि यदि हम किसी व्यक्ति को देखकर या उसके बर्ताव को देखकर हम कहते हैं तो वह सभ्य नहीं है। वह क्यों सभ्य नहीं है? यानी सभ्यता के ही कुछ नियम हमारी संस्कृति में है, उसके अनुसार हम उस व्यक्ति की आलोचना हमने की है। उसी प्रकार काव्य की आलोचना के लिए भी कुछ नियम, कुछ सिद्धांत बनाए हुए हैं, उसके अनुसार हम काव्य की आलोचना करते हैं, वही काव्य शास्त्र है। काव्य शास्त्र सहज, स्वाभाविक एवं वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टियों से काव्य सर्जना के लिए नियम और सिद्धांत आदि का चयन करता है, निरूपण करता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि काव्य शास्त्र या साहित्य शास्त्र स्वयं भी काव्य या साहित्य ही है, कोई अलग विज्ञान नहीं, क्योंकि वह काव्य के लिए बना हुआ शास्त्र है।
या काव्य का शास्त्र है। काव्य शास्त्र कोई अलग वस्तु या बात नहीं है। इस प्रकार जीवन और व्यवहार जगत को चलाने के लिए कुछ सामान्य नियम और सिद्धांत हैं। उनके सामाजिक एवं संवैधानिक रूप है। उसी प्रकार साहित्य के क्षेत्र में भी होता है। उनके पालन से ही नियमित एवं सुव्यवस्थित उपयोगी साहित्य का सृजन संभव हो पाता है। काव्य शास्त्र काव्य के कर्ता को व्यवहार ज्ञान कराकर जीवन की उपयोगिता की दृष्टि से उसे अनुशासनात्मक संदेश भी देता है। उसका निरीक्षण एवं परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के सिद्धांतों का नियमन भी करता है। देखिए, आप सोचते होंगे या आपने सोचा होगा कि काव्य शास्त्र उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी उपादेयता क्या है। आज के बदलते साहित्यिक परिस्थितियों में काव्य या साहित्य के सैद्धांतिक विवेचनों का क्या महत्व है। जिस प्रकार मानव जीवन और जगत की एक अविच्छिन्न परंपरा है, उसके संदर्भ में ही मानव जीवन की समस्त प्रवृत्तियों, समस्त प्रगतियों का वास्तविक मूल्यांकन किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर हम भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में कैसे हमारी सांस्कृतिक गतिविधियों का मूल्यांकन कर रहे हैं, वैसे ही काव्य या साहित्य जगत की भी एक सर्वदा अविच्छिन्न परंपरा है। अतः नव मूल्यांकन एवं नव्यतम उपलब्धियों के मूल्यांकन की दृष्टियों से भी काव्य शास्त्र की अनवरत परंपरा का महत्व है। उदाहरण स्वरूप काव्य या साहित्य में आज भी रस, अलंकार, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य प्रमुख अंग ही हैं। वास्तव में हमारे औपनिवेशिक मन जो है, वही साहित्य की परख पाश्चात्य काव्यशास्त्रीय सिद्धांतों से करना चाहते हैं। यह भी सही है कि इनमें समयानुकूल परिष्कार नितांत आवश्यक है। काव्य या साहित्य जीवन के ही भाव विचार जगत का अंकन करते हैं। अतः इनमें भी जीवन के शाश्वत सत्यों, शाश्वत वृत्तियों, प्रवृत्तियों का ही अंकन हुआ करता है। अतः परंपरागत संदर्भों में ही इन सब का मूल्यांकन हो सकता है। इस दृष्टि से भी काव्य शास्त्र का महत्व और आवश्यकता स्पष्ट है। काव्य शास्त्र सिद्धांत बनाता है और उसके आधार पर काव्य साहित्य की आलोचना करता है, ताकि कृति के महत्व का मूल्यांकन हो सके, उसमें वर्णित तथ्य का सत्यांकन कर सके। यदि उसमें कुछ बातें अबोध एवं दुरूह है, तो वह सुबोध एवं सरल हो सके। यदि उसमें कुछ ऐसी बातें आ गई हैं जो शील, संयम आदि किसी दृष्टि से हानिकारक हो, तो उसका भी उल्लेख हो सके। मूल्यवान बातों को ग्रहण करने के लिए पाठकों को प्रेरित किया जा सके। इन्हीं सब कारणों से काव्य शास्त्र की उपयोगिता साहित्यकार एवं सहृदय दोनों के लिए उपादेय है। तत्साहित्य की आवश्यकता एवं उसे व्यावहारिक दृष्टियों से उपयोगी बनाए रखने वाली समीक्षा की भी आवश्यकता काव्यशास्त्र पूरा करता है। काव्यशास्त्र का यदि हम काव्यशास्त्र के इतिहास को देखें, देखिए काव्यशास्त्र के इतिहास को विभिन्न कालखंडों में विभाजित करने का प्रयत्न किया गया है। एक तो
प्रागैतिहासिक काल से भारत के नाट्यशास्त्र अर्थात ईसा की दूसरी शताब्दी तक, उसे हम प्रवर्तन काल कह सकते हैं। वैदिक साहित्य, उसमें रस, उपमा आदि शब्दों का प्रयोग वेदों में जरूर मिलता है। वेदांगों कल्प शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष आदि में भाषा का विवेचन अधिक हुआ है। उपमा यदस्तद तत्सहशामिति गार्ग्य निरुक्त में कहा गया है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में उपमा के अंगों, उपमान आदि का भी विवेचन है। यूं वैदिक साहित्य में रसादि की चर्चा यत्र तत्र मिलती है। अथर्ववेद में भी रसग्रहण की कल्पना की गई है। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में रसे श्रृंगार करुण हास्य भयानक ही का कथन और काव्य के मूल में शोक तत्व की स्वीकृति भी मिलती है। शोक श्लोकत्वमागता बालकांड में ऐसा कहा गया है। इसी प्रकार प्रागैतिहासिक काल में काव्यांगों का विशेषकर रस का उल्लेख तो हुआ है, लेकिन एक प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को ही हम लेते हैं। ऐसे ही पहला काल यानी काव्यशास्त्र के इतिहास के पहले काल के रूप में हम प्रवर्तन काल को लेते हैं, यानी प्रागैतिहासिक काल से भारत के नाट्यशास्त्र अर्थात ईसा की दूसरी शताब्दी तक, और दूसरा काल है ईसा की चौथी सदी से लेकर दशम सदी तक, उसे प्रतिपादन काल कहते हैं। और तीसरा काल है 11वीं सदी से लेकर 17वीं या 18वीं सदी तक, उसे हम समन्वय काल या व्याख्या काल कहते हैं। और चौथा काल हम आधुनिक काल कहते हैं, उसे 17वीं 18वीं सदी से आज तक का काल है, उसे आधुनिक नवजागरण काल या भाषा काल कह सकते हैं। हालांकि तीसरा काल या तीसरे काल तक ही तो 11वीं सदी से लेकर 17वीं 18वीं सदी तक, वहां तक ही हम संस्कृत काव्यशास्त्र का विकासोन्मुख इतिहास मान सकते हैं। पंडित राज जगन्नाथ को संस्कृत काव्यशास्त्र की परंपरा का अंतिम सशक्त आचार्य स्वीकार किया जाता है। वे मुगल सम्राट शाहजहां के दरबारी कवि थे। काव्यशास्त्र के इतिहास का चौथा काल यानी 17वीं 18वीं सदी से आज तक के काल को हम रीतिकाल एवं आधुनिक काल के अंतर्गत मानते हैं। इसे हम संस्कृत के आधारभूत सिद्धांतों के आधार पर बने हिंदी काव्यशास्त्र का प्रारंभ मान सकते हैं। रीतिकाल से ही हम हिंदी काव्यशास्त्र का प्रारंभ मान सकते हैं, यानी आचार्य केशवदास और उसके बाद आचार्य चिंतामणि से रीति ग्रंथ परंपरा के नाम से काव्यशास्त्रीय परंपरा की शुरुआत हुई। उनमें आचार्य चिंतामणि की परंपरा अगले लगभग 200 वर्षों तक चलती रही। आचार्य देव, कुलपति मिश्र, भिकारी दास, जसवंत सिंह, भटनागर तथा अन्य अनेक रीतिकालीन कवियों ने जो कुछ भी लिखा वह मूलतः काव्यशास्त्रीय परंपरा में रचकर प्रस्तुत हुआ। लक्षण एवं लक्ष्य ग्रंथ लिखने वाले इन कवियों की संख्या सैकड़ों तक है। आचार्य केशवदास को छोड़कर अन्य कवियों में किसी प्रकार की मौलिकता दर्शित नहीं होता। आधुनिक काल या पुनरुत्थान काल में भारतेंदु युग एवं द्विवेदी युग के बाद काव्यशास्त्र या साहित्य शास्त्र पाश्चात्य प्रभावों के चंगुल में दब गए। द्विवेदी युग में संस्कृत काव्यशास्त्र या भारतीय काव्यशास्त्र ने समृद्धि पाई। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे आचार्यों ने उसे व्यापकता प्रदान की।
उनके साथ साथ आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर गुलाब रॉय, डॉक्टर नागेंद्र और डॉक्टर भगीरथ मिश्र आदि विद्वानों ने इस दिशा में काफी सराहनीय प्रयास किया। नई नई पद्धतियां एवं मान्यताएं भी आधुनिक साहित्य के अनुरूप विकसित तो होने लगी, फिर भी कोई प्रशस्त नव्य सिद्धांतों को मान्य एवं प्रतिष्ठापित करने वाला ग्रंथ हमारे हिंदी में सामने नहीं आया। परंपरागत मान्यता प्राप्त सिद्धांतों को आधार बनाकर युगानुरूप नव्य सिद्धांतों एवं मान्यताओं को मिलाकर भारतीय काव्यशास्त्र को नए ढंग से प्रतिष्ठापित करने का कदम उठाना परम आवश्यक लगता है। आज बस इतना ही। नमस्कार।